ये विशाल ओशन हमारे सामने फैला हुआ है, एक नीली और हरी दुनिया। ये हमारी अर्थ का ज्यादातर हिस्सा कवर करता है, सच में एक बहुत बड़ा एक्सपेंस। इसकी सरफेस सूरज की रोशनी में चमकती है, इनवाइटिंग और खूबसूरत। लेकिन इन चमकती लहरों के नीचे एक गहरे मिस्ट्री का राज छुपा है। हमने आउटर स्पेस एक्सप्लोर किया है, चांद पर चले हैं, फिर भी हमारे अपने ओशंस के सबसे गहरे हिस्से इंसानों के लिए काफी हद तक अननोन हैं। ये विशाल पानी का किंगडम ऐसे सीक्रेट्स रखता है जिसने हजारों सालों से लोगों को फैसिनेट किया है। ये एक वंडर की जगह है, पर अननोन की भी, जहाँ रियलिटी कभी कभी हमारी इमेजिनेशन की किसी भी कहानी से ज्यादा स्ट्रेंज लग सकती है। टाइम की शुरुआत से ही इंसान समुद्र को ओ और रिस्पेक्ट के मिक्सचर से देखते आए हैं। ये खाने का सोर्स था, नई जमीनों का रास्ता, एक बड़ा प्रोवाइडर। लेकिन ये जबरदस्त पावर की जगह भी थी जो भारी डिस्ट्रक्शन कर सकती थी। स्टॉर्म्स कहीं से भी आ सकते थे, लहरें पूरे शिप्स निगल सकती थीं। सेलर्स अपने वॉयजेस की कहानियां सुनाते थे, स्टोरीज जो एडवेंचर, डेंजर और स्ट्रेंज इनकाउंटर से भरी हुई थीं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गईं, हर बार सुनाने पर और बढ़ती गईं। उनमें छुपी हुई जमीनों, मिथिकल क्रीचर्स और अनएक्सप्लेन्ड घटनाओं का जिक्र होता था जो आसानी से समझ नहीं आती थीं और सुनने वालों की इमेजिनेशन को जगा देती थीं। समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, कई पुरानी मान्यताओं में ये एक लिविंग एंटिटी है। इसके मूड्स हैं, इसमें पावर है और ये यादें सहेज कर रखता है। जरा पुराने मैरिनर्स के बारे में सोचो, जो तारों से नेविगेट करते थे, ओशन के विशाल खालीपन का सामना करते थे। उन्होंने ऐसी चीजें देखी, सुनी और ऐसे फिनोमेना एक्सपीरियंस किए जो जमीन पर रहने वाले लोग मुश्किल से ही समझ सकते थे। इन एक्सपीरियंसेस ने लेजेंड्स को जन्म दिया, ऐसी कहानियां जो इनएक्सप्लिकेबल चीजों को समझाने की कोशिश करती थी। ओशन इंसानियत की उम्मीदों, डरों और नॉलेज की कभी ना खत्म होने वाली खोज का कैनवस बन गया। ये उस महान अननोन को रिप्रेजेंट करता है जो आज भी हम सबके अंदर के एडवेंचरस स्पिरिट को बुलाता है। समुद्र की ये कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा है। ये नेचर की इस ताकतवर फोर्स के साथ हमारे रिलेशनशिप का रिफ्लेक्शन है। ये हमें डेंजर के सामने करेज, इंसानी समझ की लिमिट्स और मिस्ट्री की हमेशा रहने वाली पावर के बारे में सिखाती है। साइंस और टेक्नोलॉजी की इस मॉडर्न दुनिया में भी ये कहानियां आज हमें इतना क्यों ग्रिप करती हैं? शायद इसलिए कि हमारा एक हिस्सा आज भी अननोन के लिए तरसता है, एक ऐसी दुनिया के लिए जहां मैजिक शायद अब भी मौजूद हो, बस लहरों के नीचे छिपा हुआ। ओशन बुलाता रहता है और हम सुनते रहते हैं, गैप 2S, उत्सुकता से उस अगले सीक्रेट का इंतजार करते हुए जो वो शायद रिवील करना चाहे। ओशन की लहरों से फुसफुसाई गई कई मिस्ट्रीज में से कुछ ही अटलांटिस के लेजेंड की तरह इमेजिनेशन को कैप्चर करती हैं। ये कहानी, जिसे सबसे पहले एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने सुनाया था, एक शानदार आइलैंड सिविलाइजेशन के बारे में बताती है। अटलांटिस को एक पैराडाइज कहा जाता था, अनबिलीवेबल दौलत, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और नेक लोगों की जमीन। इसकी कैपिटल सिटी इंजीनियरिंग का एक अजूबा थी, जिसमें जमीन और पानी के कंसेंट्रिक रिंग्स, बड़े बड़े टेम्पल और कीमती मेटल्स से ढकी स्टैच्यूज थीं। एटलांटियंस बहुत पावरफुल थे, उनका इन्फ्लुएंस दूर दूर तक फैला था, एंशिएंट दुनिया में प्रोग्रेस और ताकत का एक बीकन। प्लेटो के अकॉर्डिंग एटलांटिस के लोग शुरू में नेक और समझदार थे। वे हार्मनी में रहते थे और डिवाइन लॉज का रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन जैसे जैसे जेनरेशंस गुजरती गईं, उनका नेचर बदलने लगा। लालच और एम्बिशन उनके दिलों को करप्ट करने लगे। वे और पावर और जमीन चाहने लगे और दूसरे देशों के खिलाफ वॉर छेड़ने लगे, अपने नेक ओरिजिन्स को भूलकर। एरोगेंस और घमंड में ये गिरावट देवताओं की नजर से छिपी नहीं रही। उनकी महान सिविलाइजेशन की बुनियादें हिलने लगी, बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अंदर से, उनके अपने मॉरल पतन से। ये एक ट्रेजेडी थी जो होने ही वाली थी, सदियों के लिए एक सबक। एटलांटिस का अंत बहुत तेज और कैटास्ट्रोफिक बताया जाता है। बदकिस्मती के एक ही भयानक दिन और रात में जबरदस्त अर्थक्वेक्स और फ्लड्स ने आइलैंड को निगल लिया। वो शानदार शहर अपने सभी वंडर्स और लोगों के साथ अटलांटिक ओशन की लहरों के नीचे गायब हो गया। यह कहानी तो यही कहती है, ऐसा लगा मानो खुद ओशन ने या नाराज देवताओं ने उसे वापस लेने का फैसला किया जो कभी उनका था, और उस घमंडी सिविलाइजेशन को अर्थ के नक्शे से मिटा दिया। प्लेटो ने इसे समुद्र द्वारा निगल लिए जाने के रूप में डिस्क्राइब किया, जिसके बाद वहां सिवाय एक दुर्गम कीचड़ भरी उथली जगह के कुछ नहीं बचा जहां वो कभी खड़ा था, उसकी पुरानी शान की एक साफ याद। जब से प्लेटो ने ये अकाउंट शेयर किया है, एटलांटिस की खोज कभी सच में रुकी नहीं।
एक्सप्लोरर्स, हिस्टोरियंस और ड्रीमर्स ने इस खोई हुई दुनिया का एविडेंस ढूंढने की उम्मीद में पूरी दुनिया छान मारी है। कुछ मानते हैं कि ये मेडिटेरेनियन में है, कुछ कैरिबियन की ओर इशारा करते हैं या स्पेन के तट की ओर। क्या एटलांटिस एक रियल जगह थी, समय के साथ बढ़ाई गई एक हिस्टोरिकल मेमोरी, या ये एक फिलोसॉफिकल कहानी थी, प्लेटो द्वारा घमंड के खतरों और आइडियल स्टेट के बारे में सिखाने के लिए बनाई गई एक कॉशनरी कहानी? सच अभी भी छिपा हुआ है, ओशन की खामोश आगोश में बंद, एटलांटिस को खोई हुई शान और पानी के नीचे छिपे मिस्ट्रीज का एक हमेशा रहने वाला सिंबल बनाता हुआ। वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक हिस्सा है जिसने काफी डरावनी रेपुटेशन कमाई है। इसे बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, कभी कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। ये एरिया, जो मोटे तौर पर फ्लोरिडा में मायामी, बर्मुडा और पुएर्तो रिको से घिरा है, वहां मिस्टीरियस परिस्थितियों में गायब हुए शिप्स और एयरक्राफ्ट्स की अनयूजुअली हाई संख्या के लिए फेमस हो गया है। दशकों से बिना किसी निशान के गायब होने वाले जहाजों के बारे में कहानियां सर्कुलेट हो रही हैं, अक्सर अच्छे मौसम में, पीछे कोई मलबा, कोई सर्वाइवर और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं छोड़ते हुए। ये एक ऐसी जगह है जहां समुद्र और आसमान के ऑर्डिनरी नियम कभी कभी टूटते हुए लगते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल से जुड़े सबसे फेमस इंसिडेंट्स में से एक है दिसंबर 1945 में फ्लाइट 19 का गायब होना। ये 5 यूएस नेवी एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स की एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी। उन्होंने फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा से एक रूटीन मिशन पर टेक ऑफ किया था। लगभग 13 घंटे बाद फ्लाइट लीडर ने रिपोर्ट किया कि उसके कंपासेस काम नहीं कर रहे हैं और वो अपनी पोजीशन को लेकर अनश्योर है। रेडियो कांटेक्ट लगातार एराटिक होता गया, खो जाने और अजीब विजुअल इफेक्ट्स की बातों से भरा हुआ। फिर खामोशी। उन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया एक रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो गया। उन 6 एयरक्राफ्ट्स या 27 लोगों का कोई निशान कभी नहीं मिला। कई दूसरे जहाजों का भी ऐसा ही अंजाम हुआ है। यूएसएस साइक्लॉप्स, एक विशाल यूएस नेवी कॉलियर शिप जिसमें 300 से ज्यादा क्रू और मैंगनीज और का कार्गो था, 1918 में इसी एरिया में गायब हो गया था। इसने कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं भेजा और बिना किसी सुराग के गायब हो गया। दूसरे जहाजों के बारे में भी ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं जो बहते हुए पाए गए, पूरी तरह से अबैंडन्ड, मेजों पर खाना और पर्सनल सामान वैसे ही पड़ा था, लेकिन क्रू का कोई निशान नहीं। ये डरावनी कहानियां ट्रायंगल के लेजेंड को हवा देती हैं, इसे एक ऐसी जगह के रूप में पेंट करती हैं जहां समुद्र खुद जहाजों और आत्माओं का भूखा लगता है, उन्हें एक अननोन खाई में खींचता हुआ जहां से कोई वापसी नहीं है। इन अजीब गायब होने की घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज दी गई हैं। कुछ अनयूजुअल मैग्नेटिक एनोमलीज का सुझाव देते हैं जो कंपासेस को कंफ्यूज करती हैं, या वाटर स्पाउट्स या रोग वेव्स जैसे अचानक हिंसक मौसम के फिनोमेना। दूसरे लोग और भी एक्सोटिक एक्सप्लेनेशंस देते हैं, जैसे समुद्र तल से मीथेन गैस का निकलना जो अचानक पानी की डेंसिटी कम कर सकता है, जिससे जहाज तेजी से डूब सकते हैं। और बेशक एलियन एब्डक्शंस या दूसरे डिमेंशंस के गेटवेज से जुड़ी ज्यादा सेंसेशनल थ्योरीज भी हैं। हालांकि कई इंसिडेंट्स के रैशनल एक्सप्लेनेशंस हैं। अनएक्सप्लेन्ड का आकर्षण बर्म्यूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को जिंदा रखता है, ओशन की चौंकने और मिस्टिफाई करने की पावर का सबूत। ऊंचे समुद्रों पर हॉन्ट करने वाले फैंटम्स में फ्लाइंग डचमैन से ज्यादा इन्फेमस कोई नहीं है। ये एक गोस्टली गैलियन का लेजेंड है जो हमेशा ओशंस में सेल करने के लिए डूम्ड है, कभी पोर्ट पर नहीं पहुंच सकता। इसका कैप्टन, जिसका नाम अक्सर हेनरिक वैंडर डेकन या कभी कभी बर्नार्ड फोके बताया जाता है, एक घमंडी और जिद्दी आदमी था। कहानी आमतौर पर उसके एक भयंकर तूफान के दौरान खतरनाक केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाने की कोशिश से शुरू होती है। उसके क्रू ने उससे वापस लौटने, शेल्टर लेने की गुहार लगाई, लेकिन कैप्टन ने अपने एरोगेंस में मना कर दिया। उसने एक भयानक कसम खाई, कुछ कहते हैं भगवान की, कुछ कहते हैं शैतान की। उसने कसम खाई कि वो केप का चक्कर लगाकर रहेगा, चाहे उसे जजमेंट डे तक का समय क्यों न लग जाए। उसके ईशनिंदा वाले शब्दों ने उसकी किस्मत पर मुहर लगा दी। अपनी डिफायंस और अपने क्रू के साथ बुरे बर्ताव की सजा के तौर पर उसे और उसके शिप को कर्ज कर दिया गया। उन्हें हमेशा तूफानों से लड़ने के लिए कंडेम कर दिया गया, एक गोस्टली जहाज जो उसे देखने वाले किसी भी शख्स के लिए बदकिस्मती लाता था। फ्लाइंग डचमैन को अक्सर एक अजीब गोस्टली रोशनी से चमकते हुए डिस्क्राइब किया जाता है। इसके सेल्स फटे हुए हैं, लकड़ी सड़ी हुई है, फिर भी ये हवा के खिलाफ सेल करता है, किसी भी बदनसीब सेलर के लिए आने वाली तबाही का एक डरावना ओमेन जो उसके रास्ते में आ जाए। फ्लाइंग डचमैन के साइटिंग सदियों से रिपोर्ट किए गए हैं,
अक्सर केप ऑफ गुड होप के आसपास तूफानी पानी में सेलर्स द्वारा। ये अकाउंट्स एक ऐसे जहाज को डिस्क्राइब करते हैं जो अचानक धुंध या तूफान से निकलता है, कभी कभी दूसरे जहाजों को आवाज भी देता है। कुछ कहानियां तो ये भी कहती हैं कि डचमैन का गोस्टली क्रू जमीन पर मैसेजेस भेजने की कोशिश करता था, उन लोगों को मैसेजेस जो बहुत पहले पढ़ चुके थे। फ्लाइंग डचमैन को देखना सबसे बुरी किस्मत माना जाता था, इस बात का पक्का साइन कि डिजास्टर जल्द ही आएगा। कई जहाज जिन्होंने गोस्टली गैलियन को देखने की रिपोर्ट की, बाद में उनका दुखद अंत हुआ, जिससे ये डरावना लेजेंड और भी मजबूत हो गया। फ्लाइंग डचमैन की कहानी एक पावरफुल मैरीटाइम लेजेंड है, घमंड और हमेशा रहने वाली सजा की कहानी। ये उन असली खतरों को रिफ्लेक्ट करता है जिनका सामना सेलर्स को करना पड़ता था, खासकर दक्षिणी अफ्रीका के खतरनाक पानी में। तूफानों का डर, लंबी यात्राओं का अकेलापन और मौत का हमेशा मंडराता खतरा आसानी से ऐसी कहानियों को जन्म दे सकता था। गोस्टली कैप्टन और उसका डूम्ड शिप घमंड के खिलाफ एक मजबूत चेतावनी और समुद्र के बेरहम नेचर की याद दिलाते हैं। ये लेजेंड आज भी फैसिनेट करता है। कोई एक आत्मा का टाइमलेस कहानी जो हमेशा सील करती रहती है पर कभी पहुंचती नहीं। सेक्शन 5, क्रेकन ओशन के अंधेरे दिल से निकला कोलोसस। नॉर्थ अटलांटिक के बर्फीले पानी से बहुत पहले एक ऐसे क्रीचर की कहानियां सामने आईं जो इतना विशाल, इतना डरावना था कि उसका नाम ही पक्के सेलर्स के दिलों में डर पैदा कर सकता था। ये बीस्ट था क्रेकन, कोलोसल साइज का एक लेजेंडरी सी मॉन्स्टर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ओशन के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे हिस्सों में रहता है। स्कैंडिनेवियन फोल्कलोर, खासकर नॉर्वे और आइसलैंड का, इस डरावने बेहिमत के अकाउंट से भरा पड़ा है। मछुआरे एक ऐसे क्रीचर की कहानियां फुसफुसाते थे जो इतना बड़ा था कि जब वो सरफेस के पास आराम करता तो उसे आइलैंड समझने की गलती हो सकती थी। उसकी प्रेजेंस का पता अक्सर मछलियों की भरमार से चलता था जो उस एरिया में खींची चली आती थी। बस फिर क्रैकन ऊपर उठता और अपने असली शिकार को दबोच लेता। क्रैकन के डिस्क्रिप्शंस एक अनइमेजिनेबल हॉरर की पिक्चर बनाते हैं। कहा जाता है कि उसके कई पावरफुल टेंटिकल्स थे, इतने स्ट्रॉन्ग कि वो सबसे बड़े वॉरशिप्स को घेरकर उन्हें आसानी से कुचल देने वाली गहराइयों में खींच सकते थे। उसका शरीर विशाल था जो डूबते समय बड़े बड़े व्हर्लपूल्स बना सकता था, आसपास की हर चीज को पानी की कब्र में खींचता हुआ। कुछ कहानियों में उसकी आंखों को डिनर प्लेट्स जैसा बताया गया है जो एक शातिर इंटेलिजेंस से चमकती थी। क्रीचर का विशाल स्केल यकीन से परे था, जो उसे उन डरावनी चीजों का अल्टीमेट रूप बनाता था जिनके बारे में सेलर्स सोचते थे कि वे लहरों के नीचे जमीन की सेफ्टी से दूर छिपी हुई हैं। क्रेकन सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं था, वो नेचर की एक फोर्स थी, ओशन की बेकाबू पावर और उसके छिपे हुए खतरों का सिंबल। अनचार्टेड पानी में नेविगेट करने वाले सेलर्स के लिए नीचे खाई में ऐसे क्रीचर के होने का ख्याल डर का एक कांस्टेंट सोर्स रहा होगा। अगर उसने अटैक करने का फैसला किया तो कोई बच नहीं सकता था, उसकी जबरदस्त ताकत के आगे कोई डिफेंस नहीं था। ये कहानियां शायद वार्निंग्स का काम करती थीं, ओशन के डोमेन का रिस्पेक्ट करने और अनइमेजिनेबल खतरों का सामना करने की पोटेंशियल को स्वीकार किए बिना अननोन में बहुत दूर न जाने की। ये सबसे बड़े डर को रिप्रेजेंट करता था, गहराई से किसी पुरानी और जबरदस्त पावरफुल चीज द्वारा निगल लिए जाने का डर। हालांकि लेजेंड का क्रैकन जो पूरे क्रीप्स को नीचे खींच सकता था, शायद डर और समुद्री फोल्कलोर से पैदा हुई एक एग्जैजरेशन है। इन कहानियों का एक रियल वर्ल्ड आधार है। जायंट स्क्विड्स और कोलोसल स्क्विड्स गहरे ओशन के असली निवासी हैं, जो इम्प्रेसिव साइज तक पहुंचते हैं, जिनके टेंटिकल्स पर सर्कल्स और हुक्स लगे होते हैं। इन विशाल सेफलोपॉड्स के साथ एनकाउंटर्स, शायद किसी मरे हुए को किनारे पर बहकर आया हुआ पाना या तूफान के दौरान उसे थोड़ी देर के लिए देखना, आसानी से क्रैकन की डरावनी कहानियों को हवा दे सकता है। इस तरह मिथ और रियलिटी आपस में मिल जाते हैं। क्रैकन उन सचमुच के मॉन्स्टर्स वंडर्स का एक मजबूत सिंबल बना हुआ है जिन्हें गहरा समुद्र अभी भी हमारी नजरों से छिपाए हो सकता है। सेक्शन 6, साइरेंस का गाना, एक जानलेवा आकर्षण की मेलोडी। एंशिएंट ग्रीक मिथोलॉजी हमें साइरेंस के बारे में बताती है, ऐसे मनमोहक क्रीचर्स जिनकी आवाज इतनी खूबसूरत, इतनी इरेजिस्टिबल थी कि वो किसी भी सेलर को उसकी मौत की तरफ खींच सकती थीं। इन प्राणियों को अक्सर पक्षियों के शरीर और महिलाओं के सिर के साथ दिखाया जाता था, या कभी-कभी खूबसूरत युवतियों के रूप में, शायद मरमेड्स के रूप में भी। वे एक पथरीले आइलैंड पर रहती थीं, जो उन लोगों की सफेद हड्डियों और सड़े हुए जहाजों से घिरा होता था, जो उनके जानलेवा गाने का शिकार हो चुके थे। वे जो मेलोडी बुनती थीं,
कहा जाता है कि वो ज्ञान, खुशी या गहरी इच्छाओं की पूर्ति का वादा करती थी, एक ऐसा टेम्पटेशन जिसे इंसान रोक नहीं पाते थे। साइरन्स के गाने की पावर लेजेंडरी थी। सेलर्स जो इसे सुनते थे, वे अपनी जर्नी, अपने घरों, अपने फैमिलीज के बारे में सब कुछ भूल जाते थे। वे अपने जहाजों को उन खतरनाक चट्टानों की ओर ले जाने के लिए मजबूर हो जाते थे जहां साइरन्स बैठी होती थीं। अपने जहाजों को टकराते और उफनते पानी में खत्म हो जाते थे। साइरन्स के आइलैंड के आसपास की हवा उनकी आवाजों की मिठास से भरी होती थी। पैराडाइज के भेष में एक जानलेवा जाल। ये इच्छा शक्ति का टेस्ट था, सबसे मजबूत दिमागों के लिए एक चैलेंज, क्योंकि एक बार जब गाना पकड़ लेता तो बचना लगभग इम्पॉसिबल था। आकर्षण सिर्फ आवाज की खूबसूरती में नहीं था, बल्कि उन झूठे वादों में था जो ये हवा के साथ लाती थी। साइरन्स से जुड़ी सबसे फेमस कहानियों में से एक होमर की ओडिसी के चालाक हीरो ओडिसियस की है। जादूगरनी सर्सी द्वारा जानलेवा खतरे के बारे में चेतावनी दिए जाने पर ओडिसियस ने एक चालाक प्लान बनाया। उसने अपने आदमियों को बीजवैक्स से अपने कान बंद करने का ऑर्डर दिया ताकि वे मनमोहक गाना न सुन सकें। लेकिन ओडिसियस खुद उस मशहूर मेलोडी को सुनने के लिए क्यूरियस था, इसलिए उसने खुद को अपने जहाज के मास्ट से कसकर बंधवा लिया। उसने अपने क्रू को इंस्ट्रक्शन दिया कि चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ाए या छटपटाए, उसे न छोड़ें। जैसे ही वे साइरन्स के आइलैंड के पास से गुजरे, उसने उनकी मोहक आवाजें सुनी और जैसा अंदाजा था, उसने खुद को खोलने की गुहार लगाई। लेकिन उसके लॉयल क्रू ने उसे बांधे रखा, उसे पानी की कब्र से बचा लिया। साइरन्स की कहानी सिर्फ एक रोमांचक एडवेंचर से कहीं ज्यादा है। ये एक पावरफुल मेटाफोर है। ये उन खतरनाक टेम्पटेशंस के बारे में बताती है जो हमें रास्ते से भटका सकते हैं। उन चीजों का आकर्षण जो खूबसूरत लगती है लेकिन आखिर में डिस्ट्रक्टिव होती है। उनका गाना इच्छा की उस आवाज को रिप्रेजेंट करता है जो रीजन और ड्यूटी पर हावी हो सकती है। ये मिथ एक खूबसूरत सतह के नीचे छिपे हो सकने वाले खतरों और उनका सामना करने के लिए जरूरी ताकत के बारे में एक टाइमलेस चेतावनी का काम करता है। साइरन की इमेज, खूबसूरत लेकिन जानलेवा, हमारी कल्चर में गूंजती रहती है। आकर्षण और खतरे के बीच की बारीक लाइन की याद दिलाती है, खासकर लाइफ के अनप्रेडिक्टेबल पानी में नेविगेट करते समय। सेक्शन 7, द मैरी सेलेस्ट गोस्ट शिप की खामोश पहेली। समुद्री मिस्ट्रीज के इतिहास में मैरी सेलेस्ट की कहानी सबसे ज्यादा उलझाने वाली और हमेशा रहने वाली कहानियों में से एक है। दिसंबर 1872 में ये अमेरिकन ब्रिगेंटाइन अटलांटिक ओशन में बहता हुआ पाया गया। एजोर्स और पोर्चुगल के तट के बीच एराटिकली सेल कर रहा था। जिस शिप ने उसे पाया, डीई ग्रेशिया, सावधानी से उसके पास पहुंचा। उन्होंने जो पाया वो एक जहाज था जो सरप्राइजिंगली अच्छी कंडीशन में था, चलने लायक और कुछ पाल लगे हुए, फिर भी पूरी तरह से और डरावने तरीके से खाली। 10 लोगों का क्रू, जिसमें कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी सैरा और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया शामिल थे, बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। मिस्ट्री और गहरा हो गया जब डीई ग्रेशिया की बोर्डिंग पार्टी ने मैरी सेलेस्ट की जांच की। संघर्ष या वायलेंस का कोई निशान नहीं था। शिप का डिनेचर्ड अल्कोहल का कार्गो ज्यादातर इंटैक्ट था। क्रू का पर्सनल सामान, जिसमें पैसे और कीमती चीजें शामिल थीं, अभी भी उनके क्वार्टर्स में था। खाने और पानी का सप्लाई काफी था, कई महीनों के लिए काफी। कैप्टन का लॉग बुक मिला, जिसकी आखिरी एंट्री 10 दिन पहले की गई थी, जिसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं लिखी थी। सिर्फ लाइफ बोट गायब थी, जिससे लगता था कि क्रू ने जहाज छोड़ दिया था। लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल सही सलामत जहाज से इतनी जल्दबाजी में ऐसा क्यों किया, ये एक उलझाने वाला सवाल बना रहा। दशकों से मैरी सेलेस्ट के क्रू के गायब होने को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज दी गई हैं। शुरू में पायरेसी का शक था, लेकिन अनटच्ड कार्गो और कीमती सामान ने इसे अनलाइकली बना दिया। म्यूटिनी एक और आइडिया था, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का कोई एविडेंस नहीं था और कैप्टन ब्रिग्स एक फेयर आदमी के तौर पर जाने जाते थे। कुछ ने स्पेकुलेट किया कि शायद एक रोग वेव ने सबको ओवरबोर्ड फेंक दिया हो, या अल्कोहल कार्गो के फ्यूम्स से पैनिक फैल गया हो, जिससे उन्होंने लाइफ बोट में टेम्परेरीली जहाज छोड़ दिया हो और फिर समुद्र में खो गए हों। समय के साथ सी मॉन्स्टर्स या एलियन एब्डक्शन जैसी और भी मनगढ़ंत थ्योरीज सामने आई हैं। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस और अनगिनत डिबेट्स के बावजूद कोई पक्का जवाब कभी नहीं मिला। मैरी सेलेस्ट कुछ और सालों तक नए ओनर्स के तहत चली, लेकिन उसका नाम हमेशा के लिए अनएक्सप्लेन्ड समुद्री गायब होने की घटनाओं का सिनोनिम बन गया। वो अल्टीमेट गोस्ट शिप है, गोस्टली साइटिंग्स की वजह से नहीं, बल्कि उसके क्रू के अंजाम को लेकर छाई गहरी और परेशान करने वाली खामोशी की वजह से। ये कहानी इमेजिनेशन को हॉन्ट करती रहती है। समुद्र की एक परफेक्ट पहेली जहां एक जहाज अपनी अधूरी कहानी के साथ
हिस्ट्री में सेल करता रहता है, अपने सीक्रेट्स को अपने साथ अननोन की धुंध में ले जाता हुआ। सेक्शन 8, गहराई के फैंटम्स, समुद्र में खोई आत्माओं की गूंज। फ्लाइंग डचमैन के फेमस लेजेंड के अलावा ओशंस को अनगिनत दूसरे गोस्टली नजारों और डरावने फिनोमेना का घर कहा जाता है। युगों युगों से सेलर्स ने गोस्ट शिप्स के साथ इनकाउंटर्स रिपोर्ट किए हैं। ऐसे आसमानी जहाज जो लहरों पर चुपचाप तैरते हैं, अक्सर धुंध या खराब मौसम में दिखाई देते हैं। ये फैंटम शिप्स कभी कभी दुखद डूबने की घटनाओं के रीएनैक्टमेंट्स के रूप में देखे जाते हैं। उनके गोस्टली क्रूज अभी भी अपने काम कर रहे होते हैं, इस बात से अनजान कि वे बहुत पहले मर चुके हैं। दूसरों को ओमेन्स के रूप में देखा जाता है। उनका दिखना उन्हें देखने वालों के लिए तूफान या बदकिस्मती की भविष्यवाणी करता है। ये कहानियां इस गहरी मान्यता को दर्शाती हैं कि समुद्र अतीत की गूंजों को थामे रख सकता है। ओशन का विशाल, अक्सर अलग थलग कर देने वाला एक्सपेंस दिमाग के साथ खेल कर सकता है। लंबी यात्राएं, थकान और जहाज की लगातार हरकत अनयूजुअल परसेप्शंस को जन्म दे सकती है। हॉराइजन पर अजीब रोशनी, जैसे सेंट एल्मोस फायर, एक इलेक्ट्रिकल मौसम का फिनोमेनन को गोस्टली बीकन्स के रूप में गलत समझा जा सकता है। रिगिंग में हवा की आवाजें, जहाज की लकड़ियों की चरमराती आवाज या रात में समुद्री पक्षियों की चीखें आसानी से खोई हुई आत्माओं के कराहने या फैंटम क्रू की फुसफुसाहट के रूप में इमेजिन की जा सकती हैं। ये नेचुरल घटनाएं डर और अंधविश्वास के फिल्टर से गुजरकर निस्संदेह समुद्री भूत प्रेत की कहानियों के समृद्ध ताने बाने में कंट्रीब्यूटेड करती हैं। इनमें से कई कहानियां बहुत पर्सनल हैं, एक सेलर से दूसरे सेलर तक पहुंची हैं, अक्सर खास रीजन्स या शिपरेक्स से जुड़ी हुई। लहरों के नीचे से बजती गोस्टली घंटियों की कहानियां हैं, जो उस जगह को मार्क करती हैं जहां कोई जहाज डूबा था। दूसरे लोग तूफान के बीच मदद के लिए पुकारती फैंटम आवाजें सुनने या डूबे हुए मैरिनर्स की गोस्टली आकृतियों को अपने ही जहाज के डेक्स पर चलते देखने की बात करते हैं। ये एनकाउंटर्स, चाहे रियल हों या इमेजिन्ड, गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालते थे, इस भावना को मजबूत करते हुए कि समुद्र एक ऐसी जगह थी जहां जिंदा और मुर्दा के बीच का पर्दा पतला था। गहराई के ये फैंटम्स, खोई हुई आत्माओं की ये गूंजें इंसानी साइकी में एक मकसद पूरा करती हैं। ये उस भारी जान माल के नुकसान को स्वीकार करने का एक तरीका है जो समुद्र ने हजारों सालों में लिया है। ये समुद्री आपदाओं से जुड़े दुख और डर को एक रूप देते हैं। इन कहानियों को सुनाकर सेलर्स अपने सामने आने वाले खतरों को समझने की कोशिश कर सकते थे और शायद उन लोगों को ऑनर करने का एक तरीका ढूंढ सकते थे जो कभी वापस नहीं लौटे। ओशन इन कहानियों में सिर्फ एक कब्र नहीं, बल्कि यादों का भंडार बन जाता है, जहां खोए हुए लोगों की आत्माएं अपनी हमेशा रहने वाली यात्रा जारी रखती हैं, हमेशा के लिए उन पानी से बंधी हुई जिन्होंने उन्हें अपना बनाया। सेक्शन 9, कभी न खत्म होने वाला आकर्षण क्यों एक अथाह फैसिनेशन बना रहता है। डूबे हुए शहर एटलांटिस से लेकर मैरी सेलेस्ट के फैंटम क्रू तक, डरावने क्रैकन से लेकर शापित फ्लाइंग डचमैन तक, समुद्र के मिस्ट्रीज हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन पर एक मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। हमने खोई हुई सिविलाइजेशंस, अनएक्सप्लेन्ड गायब होने की घटनाओं, मिथिकल जानवरों और गोस्टली जहाजों की कहानियों का सफर किया है। हर कहानी, चाहे वो प्राचीन मिथ में हो या हाल की पहेलियों में, उस विशाल अननोन की फुसफुसाहट है जो लहरों के नीचे और हॉराइजन के पार है। लेकिन क्यों? साइंटिफिक एडवांसमेंट और ग्लोबल कनेक्टिविटी के इस युग में ये समुद्री लेजेंड्स आज भी हमारे अंदर इतनी गहराई से रेजोनेट करते हैं। शायद इसलिए कि ओशन खुद अर्थ के आखिरी फ्रंटियर्स में से एक है। हमने इसकी सरफेस को मैप तो कर लिया है, लेकिन इसकी सबसे गहरी खाइयां चांद की सरफेस से भी कम एक्सप्लोर की गई हैं। ये विशाल 3 डायमेंशनल दुनिया अभी भी अनगिनत सीक्रेट्स, अनदेखी स्पीसीज और शायद हमारे अतीत के क्लूज भी छिपाए हुए हैं। अननोन हमेशा से इंसानी स्पिरिट के लिए एक पावरफुल मैग्नेट रहा है। ये हमारी क्यूरियोसिटी को फ्यूल देता है, हमारी क्रिएटिविटी को जगाता है और हमें एक्सप्लोर करने, सवाल करने और वंडर करने के लिए चैलेंज करता है। समुद्र के मिस्ट्रीज इस बात की याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं समझते। ये कहानियाँ बुनियादी इंसानी इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को भी छूती हैं। ये करेज और मूर्खता, टेम्पटेशन और नुकसान, अननोन के डर और एडवेंचर के रोमांच की बात करती है। साइरेंस का लेजेंड जानलेवा खूबसूरती से आगाह करता है, जबकि फ्लाइंग डचमैन घमंड के खिलाफ कॉशन करता है। एटलांटिस एक परफेक्ट दुनिया के सपने को रिप्रेजेंट करता है, जो समय के साथ और शायद इंसानी नाकामी की वजह से खो गया। ये सिर्फ समुद्री कहानियां नहीं है, ये इंसानी कहानियां हैं
जो विशाल और पावरफुल ओशन के ड्रामेटिक बैकड्रॉप पर घटित होती है। ये उम्मीद, डर और मतलब की हमेशा रहने वाली खोज के हमारे अपने अंदरूनी लैंडस्केप्स को रिफ्लेक्ट करती है। आखिरकार समुद्र की मिस्टीरियस कहानियां इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि वे हमें खुद से बड़ी किसी चीज से कनेक्ट करती हैं। नेचर की रॉ पावर से, हिस्ट्री के बहाव से और सपने देखने, डरने और कहानियां कहने की इंसानी दिमाग की हमेशा रहने वाली क्षमता से। जब तक ओशंस गरजते और फुसफुसाते रहेंगे, जब तक लहरें किनारे से टकराती रहेंगी, इंसानियत सुनती रहेगी, इंटरप्रेट करती रहेगी और नए लेजेंड्स बुनती रहेगी। समुद्र सीक्रेट्स का रखवाला है, हमेशा रहने वाली इंस्पिरेशन का सोर्स है और इसकी अथाह गहराइयां शायद हमें हमेशा फैसिनेट और मिस्टिफाई करती रहेंगी। इसकी पुकार युगों युगों तक गूंजती रहेगी।